अब देखते हैं हम लोग ओमिक रेजिस्टेंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का ग्राफिकल रेजिस्टेंस। ओमिक रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं हम लोग? जो ओम्स बाबा को फॉलो करता है। ओम्स बाबा था नहीं यार, बाबा ने साइंटिस्ट, ठीक है, तो हम लोग साइंटिस्ट को बाबा ही बोल देते हैं, चलेगा, ठीक है। तो इसको यदि ओमिक रेजिस्टेंस को यदि हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ओम्स लो को यदि हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना मतलब एक वर्टिकल कॉलम में हम लोग किसको ले रहे हैं, वर्टिकल में किसको ले रहे हैं, वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। करंट को किधर ले रहा है बाबू लोग? हॉरिजॉन्टल। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये एमिट आपका किसमें, एम्पियर में है। ये क्या है आपका, वोल्ट में। यदि हम लोग इसके बीच में ग्राफ खींचेंगे, मान लो 1 वोल्ट का 2 वोल्ट का क्या दिए, पोटेंशियल डिफरेंस दिए, 4 वोल्टेज दिए, फिर 6 दिए, 8 दिए, फिर आपका 10 दिए। अब आपको यहाँ पे मिल रहा है 1, यहाँ पे कितना मिल रहा है, 1 एम्पियर का करंट मिल रहा है। फिर यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 एम्पियर का करंट मिल रहा है। फिर यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, 3 एम्पियर का करंट मिल रहा है। ये आपका क्या हो जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ओमिक रेजिस्टेंस, मतलब ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे ही आपका क्या हो रहा है, करंट का वैल्यू भी बढ़ रहा है। इसीलिए आपका क्या फॉर्मेशन होता है, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होता है। आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि यदि कोई चीज ओम्स लॉ को फ्लो करता है तो आपको ग्राफ कैसे मिलने वाला है, स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है या कर्व मिलने वाला है या और भी कुछ रहेंगे, तो आप क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखना है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। In case of various many semiconductor devices when you will use the non-ohmic resistance, तो वहां पे ये ओम्स लॉ को एकदम फॉलो नहीं करता। ये कुछ अलग ही सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इसलिए हम लोग 12th क्लास में सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो मेनली क्या होता है, देखिए यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे करंट है। वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, आपका करंट 0 वैल्यू मिल रहा है। वोल्टेज बढ़ा रहा है, करंट का वैल्यू नहीं मिल रहा है। लेकिन अचानक से यहाँ से क्या हो रहा है, करंट का वैल्यू इंक्रीजिंग हो रहा है, सडनली इंक्रीजिंग हो रहा है। तो ये आपको देखने मिलेगा इन द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जब हम लोग इसका प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, इसमें क्या होगा, आपको स्ट्रेट लाइन का कर्व नहीं मिलने वाला। नॉन ओमिक में क्या मिलने वाला है आपको, सडनली इंक्रीजिंग होगा, सडनली डिक्रीजिंग होगा। तो ये हम लोग का सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में होता है। तो बाबू लोगों में रेजिस्टेंस होता क्या है कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या देखे थे हम लोग, ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या देखे थे हम लोग, ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस को डिस्कवर करने वाला हम लोग का बाबा जी कौन थे, ओम्स थे। तो इसीलिए रेजिस्टेंस को हम लोग क्या किए, इसका यूनिट को हम लोग क्या माने, ओम। अच्छा, करंट तो फ्लो करता है, करंट का क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, करंट मिलेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, करंट मिलेगा। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन यदि फ्लो कर रहा है तो इसको रोकने वाला, कुछ अपोज करने वाला भी तो होता है ना। तो उस अपोजिट करने वाले का नाम है मिस्टर रेजिस्टेंस। उस अपोजिट, तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, which opposes the current flow, which opposes the current flow in the circuit, that is called resistance. ठीक है, जो आपको अपोज करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। तो अब देखिए कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, ठीक है। तो बाबू लोग रेजिस्टेंस R is directly proportional to L। यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द फ्लोइंग फैक्टर्स, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द फ्लोइंग फैक्टर्स। किस पे डिपेंड करने वाला है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस मेनली जो डिपेंड करता है, फर्स्ट नंबर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L क्या है आपका, लेंथ, ठीक है। सेकेंड है बाबू, रेजिस्टेंस इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। क्या हो जाएगा? एरिया। तो ये बोस होता क्या, ठीक है। अब देखो एक हम लोग इसको समझाते हैं सर्किट के माध्यम से, ध्यान से देखो। मान लीजिए इसका एरिया है आपका 4 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया मान लेते हैं हम लोग 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखते हो यदि मान लीजिए कि एक आपको करंट को पहुंचाना है, कहाँ से पहुंचाना है? जम्मू कश्मीर से श्रीलंका तक पहुंचाना है। मान लेते हैं हम लोग करंट को क्या पहुंचाना है? जम्मू कश्मीर से श्रीलंका तक पहुंचाना है, ठीक है। और आपको दूसरा करंट पहुंचाना है, आपको क्या पहुंचाना है? जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक पहुंचाना है। तो करंट पहुंचाने में आपको सबसे इजीली कहाँ पे होगा? जम्मू कश्मीर। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में उतना ही तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, उतना ही तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए रेजिस्टेंस क्या होगा? जैसे लेंथ बढ़ेगा आपका रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ने वाला, रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ने वाला। बट एरिया का कंसेप्ट यहाँ क्या है? बट एरिया का कंसेप्ट क्या है? देखो अब देखो यहाँ पे एरिया, एक एरिया 4 मीटर स्क्वायर, एक एरिया आपका 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बाबू लोग एक चीज ध्यान दो कि मान लीजिए आपको एक जगह दे दिया जाता है, मान लो कि आप लोग ही इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो आप लोग? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा तो कंडक्टर पे आपका करंट बनने वाला है क्या? नहीं बनने वाला है। बनता क्यों है? फिर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में रहता है तभी हम लोग को करंट मिलता है ना। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यदि मान लीजिए आपको क्या है कि आप इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कभी मेला लगता है, देखे हो आप लोग, तो मेला में आप लोग कितना मुश्किल से मूवमेंट करते हो, मूवमेंट करने में आपको तकलीफ होता है कि नहीं? एक टकराओगे उधर चले जाओगे डायरेक्शन, फिर आप दूसरे से टकराओगे उधर चले जाओगे, तो क्या हो जाएगा? आपको मूवमेंट करने का एक छोटा सा डिस्टेंस मूवमेंट करने में भी आपको घंटों टाइम लगेगा कि नहीं? तो लेकिन यहाँ पे देखिए, मान लीजिए उसी पे क्या है, एरिया बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा? एरिया बढ़ गया, वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन से आराम से अब क्या करोगे? आराम से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मूवमेंट होगा। तो जब आराम से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इसमें अधिक होगा, आई क्या होगा? इसमें इंक्रीज होगा, इसमें क्या होगा? आई का वैल्यू क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे आसानी से करंट आपका इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं होगा, एरिया छोटा है। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके, बहुत लॉजिकली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ से कि एरिया डिक्रीज करोगे करंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा, इससे भी क्वेश्चंस हो। यदि एरिया डिक्रीज करेगा करंट का वैल्यू डिक्रीज करेगा, एरिया इंक्रीज करेगा तो करंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा, क्योंकि फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मोर होगा ना। जब आपका करंट अधिक होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा कि नहीं? करंट अधिक होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा कि नहीं? क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा तब ना करंट अधिक फ्लो करेगा। आप किसी चीज आप मूवमेंट कर रहे हो, आपको रोकने वाला अधिक आदमी रहेगा तो आप जा पाओगे क्या? नहीं जा पाओगे। तो करंट का यदि अधिक है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? आपका कम होगा। अब यहाँ पे करंट का वैल्यू यदि डिक्रीज कर रहा है मतलब क्या? रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं बहुत ध्यान दो कि हम लोगों के पास यदि एरिया क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इफ द एरिया इज स्मॉलेस्ट देन ग्रेटर, तो वेयर विल बी द करंट विल बी द मैक्सिमम। आपको यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि करंट कहाँ पे मैक्सिमम होने वाला है, ठीक है। तो करंट कहाँ पे मैक्सिमम होगा? जब एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा करंट मैक्सिमम, और एरिया डिक्रीज करेगा करंट क्या हो जाएगा आपका? रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो इसमें बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा। दैट्स व्हाई वी कैन से हियर R is inversely proportional to 1 upon area. Suppose we are taking there it is
equation 1 and it is the equation 2. By combining equation 1 and 2 we get it. By combining equation 1 and 2 we get it. Then R is directly proportional to L upon A. R is directly proportional to L upon A. Here R इस प्रोपोर्शनल साइन को अब हटाना है. इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए एक नया चीज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कांस्टेंट का लेते हैं. R इज इक्वल टू रो, क्या लेंगे, रो L अपॉन A. इसी का नाम हो जाता है रेजिस्टिविटी. इसी का नाम क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटेरियल. यही सब क्वेश्चन बनने वाले हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द रेजिस्टिविटी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी. ठीक है, तो अब क्या है, ये रेजिस्टिविटी हो गया. तो यहाँ से ध्यान से देखने वाली बात है,